नमस्कार दोस्तों। टीम कल्याणी आईएएस की इस प्रारंभिक सीरीज में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मेरे द्वारा यहाँ पर भारतीय इतिहास की सीरीज चलाई जा रही है और पिछले वीडियो में मैंने यहाँ पर बाबर को डिस्कस किया था और उसमें हम लोगों ने ये देखा था कि बाबर के द्वारा यहाँ पर इब्राहिम लोदी को, जो कि लोदी वंश का अंतिम शासक था, उसको पराजित करके यहाँ से मुगल सत्ता की स्थापना कर दी जाती है। 1530 में बाबर की मृत्यु हो जाती है और बाबर की मृत्यु के पश्चात हुमायूं यहाँ का शासक बनता है। तो आज का वीडियो, जो आज का लेक्चर है, उसमें हम लोग हुमायूं के बारे में पढ़ेंगे। अगर हम हुमायूं की बात करें तो हुमायूं का जो शासनकाल था वो हमें दो भागों में देखने को मिलता है। पहला शासनकाल 1530 से 1540 तक रहता है। 1540 में हुमायूं की पराजय शेरशाह सूरी के द्वारा हो जाती है और हुमायूं को दर दर की ठोकरें खाना पड़ती हैं। अंत में वह सिंध पहुंच जाता है। 1540 से 1545 के मध्य शेरशाह सूरी का शासन हमें देखने को मिलता है। उसके बाद उसके कुछ और उत्तराधिकारी दिल्ली पर शासन करते हैं। 1555 में वापस हुमायूं के द्वारा अपनी शक्ति को संगठित किया जाता है और एक बार फिर से हुमायूं दिल्ली की सत्ता को हथियाने में सफल होता है, किंतु 1 वर्ष के बाद ही उसकी मृत्यु हो जाती है। तो इस प्रकार हमने देखा कि हुमायूं का जो शासनकाल है वह दो भागों में हमें विभाजित देखने को मिलता है। आइए सबसे पहले हम लोग हुमायूं के कुछ प्रारंभिक जीवन के बारे में देख लेते हैं। हुमायूं का जो जन्म हुआ था वह 1508 ईस्वी में काबुल में हुआ था। इसका जो मूल नाम था वह नासिरुद्दीन महमूद था। माता इनकी माहम बेगम थी और पिता, जैसा कि हम लोग बात ही कर चुके हैं, बाबर ही थे। बाबर के 4 पुत्र हुए थे। हुमायूं, जो कि सबसे ज्येष्ठ पुत्र था, कामरान, अस्करी और हिंदाल। तो जैसा कि मैंने आपको बताया भी कि इनका जन्म जो है वह काबुल में हुआ था। इनका जो मूल नाम था नासिरुद्दीन महमूद था और माता का नाम माहम बेगम था। तो इस तरह के कुछ प्रश्न कभी कभी एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं, तो याद रखिएगा। और बाबर के 4 पुत्र थे, हुमायूं, कामरान, अस्करी और हिंदाल। तो इसमें से जो ज्येष्ठ पुत्र था हुमायूं, उसको बाबर के द्वारा अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया गया था। तो अगला शासक बाबर के बाद हुमायूं मुगल सत्ता में हमें देखने को मिलता है। बाबर के बारे में हम लोग पढ़ चुके थे और उसके बाद आज हम लोग हुमायूं के बारे में पढ़ रहे हैं। हुमायूं की अगर हम शिक्षा की बात करें तो जो है शिक्षा दी गई थी मसही अल्लाह और मौलाना इलियास के द्वारा। हुमायूं जो है कई भाषाओं का ज्ञानी व्यक्ति रहा है, जैसे तुर्की, फारसी, अरबी, इन सभी भाषाओं का जो है हुमायूं ज्ञाता था। किस किस का हम बात कर रहे हैं? तुर्की का, फारसी और अरबी, इन 3 भाषाओं का हुमायूं को ज्ञान था। इसके अलावा हुमायूं गणित, दर्शन और ज्योतिष, इन 3 विषयों का भी हुमायूं को अच्छा खासा ज्ञान था। जैसा कि हमने देखा था कि इनके जो शिक्षक थे मसही अल-दीन रुहल्ला और मौलाना इलियास, इनके द्वारा इन सभी चीज़ों का तो इनको ज्ञान दिया ही गया था, दीक्षा दी ही गई थी। इसके अलावा हुमायूं को घुड़सवारी, तीरंदाजी, इस क्षेत्र में भी पारंगत किया गया था इनके द्वारा। अब यदि हम बात करें कि हुमायूं को किस तरह की कठिनाइयां देखने को मिलती हैं, तो सबसे पहले हम बात करें असंगठित साम्राज्य। तो बाबर की मृत्यु के बाद आप कह सकते हैं कि बाबर जब यहाँ पर शासन में था तो बाबर के द्वारा जो है अपने साम्राज्य को संगठित नहीं किया गया था। तो जब हुमायूं शासक बनता है तो उसको साम्राज्य जो है एक असंगठित रूप में ही मिलता है। बाबर को कह सकते हैं आप, उसको उपाधि कलंदर थी उसके पास। तो बाबर जो है बहुत दान दिया करता था। तो इस कारण जो है आप कह सकते हैं कि हुमायूं को जो है खजाना भी खाली ही मिला था, तो रिक्त कोष था वहां पर। इसके अलावा बंगाल, गुजरात, अफगान, यहाँ से भी काफ़ी समस्याएं इसको मिली। यहाँ के जो शासक थे उनके द्वारा विद्रोह किया हुआ था
और जो उसके संबंधी या मिर्जा वेग वर्ग वगैरह थे, इनके द्वारा भी इसके खिलाफ षड्यंत्र किया हुआ था। तो इस तरह की कई परेशानियां या कठिनाइयां आप कह सकते हैं कि हुमायूं को फेस करना पड़ी थी। आइए अब हम लोग देखते हैं कि हुमायूं के द्वारा किस तरह के कौन कौन से युद्ध या अभियान किए गए थे। तो उसके द्वारा 1531 में कालिंजर पर आक्रमण किया गया था। एक वर्ष के बाद 1532 में दोहरिया का युद्ध होता है। 1532 में ही चुनार के किले को भी घेरा जाता है हुमायूं के द्वारा। 1539 में बहुत एक महत्वपूर्ण युद्ध होता है, चौसा का युद्ध, और 1540 में कन्नौज या बेलग्राम का युद्ध होता है। आइए हम इन अभियानों के बारे में एक एक करके डिटेल में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैं आपके साथ यहाँ पर कालिंजर पर आक्रमण को डिस्कस करता हूँ। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पर कालिंजर के किले का एक फोटो यहाँ पर इमेज दी हुई है। और अगर हम कालिंजर की लोकेशन की बात करें तो ये जो है महोबा, ये खजुराहो है, और ये मैंने आपको कालिंजर की लोकेशन दी हुई है यहाँ पर। अब जैसा कि हमने देखा कि हुमायूं के द्वारा जो है कालिंजर के किले पर आक्रमण किया गया था, यहाँ का शासक उस समय प्रताप रुद्रदेव हुआ करता था। अब आपसे अगर ये पूछा जाए कि हुमायूं के द्वारा कालिंजर के किले पर क्यों आक्रमण किया गया था, तो प्रताप रुद्रदेव के द्वारा यहाँ आप कह सकते हैं कि जो अफगान हुआ करते थे उनके प्रति प्रताप रुद्रदेव सहानुभूति रखता था। इसके अलावा अगर हम कालिंजर के किले की स्थिति की बात करें तो ये बुंदेलखंड की पहाड़ी पर स्थित हुआ करता था। तो इसकी जो स्थिति आप कह सकते हैं, ये सैनिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण स्थिति रखता था। तो ये दो कारण हमने देखे कि हुमायूं के द्वारा आप कह सकते हैं, एक तो प्रताप रुद्रदेव के ऊपर आक्रमण करने का कारण हमने क्या देखा कि प्रताप रुद्रदेव जो है अफगानों के प्रति सहानुभूति रखता था, सिंपैथी रखता था। कहीं ना कहीं वो उनको संरक्षण देता रहा, उनको कहीं ना कहीं किसी तरह से युद्ध में या अभियानों में मदद करता रहा। इसके अलावा जो कालिंजर का किला था वह सैन्य दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंस रखता था उस समय, क्योंकि बुंदेलखंड की पहाड़ी पर स्थित था। 1531 में हुमायूं के द्वारा कालिंजर दुर्ग का घेरा डाला जाता है। लेकिन अब क्या होता है, इसी बीच जो हुमायूं का एक भाई था, मैंने आपको बताया था, कामरान इसका एक भाई था, इसके द्वारा क्या किया जाता है कि पंजाब में अपनी गतिविधियों को तेज कर दिया जाता है। और पटना में उस समय महमूद लोधी को अफगानों के द्वारा सुल्तान भी घोषित कर दिया जाता है। इसके अलावा जैसे ही इसको पटना में महमूद लोधी को सुल्तान घोषित किया जाता है, ये इसके बाद जौनपुर की तरफ बढ़ता है। कौन? महमूद लोधी। यहाँ से हुमायूं को चिंता होने लग जाती है कि जौनपुर के बाद वह दिल्ली की तरफ भी प्रस्थान कर सकता है। तो क्या होता है, हुमायूं को चिंता होने लग जाती है और हुमायूं ऐसा सोचने लग जाते हैं कि हम कालिंजर को छोड़ करके अब जौनपुर और दिल्ली को देखने जाएं। अफगानों का एक सरदार था शेर खां, इसके द्वारा मालवा में जो चुनार का किला है उस पर भी अधिकार लिया गया था। तो शेर खां हो गया, यहाँ पर महमूद लोधी हो गया, इनके द्वारा ये जो गतिविधियां बढ़ गई थी, इस चिंता के कारण हुमायूं को जो है कालिंजर का अभियान बीच में छोड़ना पड़ा। उसके द्वारा ये सोचा गया कि मैं यहाँ संधि कर लेता हूँ। संधि में क्या होता है कि कालिंजर के राजा से कुछ धन ले लिया जाता है, इनकी जो सैनिक की क्षतिपूर्ति होती है तो लेकर के ये वापस लौट आते हैं। तो ये था आपका कालिंजर का अभियान। आइए अब हम लोग दूसरा युद्ध 1532 में दौरिया का जो युद्ध होता है उसके बारे में भी मैं आपको कुछ संक्षिप्त में जानकारी देता हूं। तो यहाँ दौरिया का जो युद्ध होता है वह हुमायूं और महमूद लोधी के मध्य होता है। इस युद्ध में हुमायूं की जीत होती है और हुमायूं का ये अफगानों के साथ पहला मुकाबला होता है, पहला संघर्ष था। तो 1532 में हुमायूं जो है एक विशाल सेना के साथ महमूद लोधी के विरुद्ध जौनपुर जाता है। यहाँ जाने के बाद आपने गोमती नदी का नाम सुना है, इसके तट पर दौरिया नामक एक स्थान है, यहाँ पर हुमायूं जो है महमूद लोधी को पराजित कर देता है। महमूद लोधी हार जाता है और भाग करके उड़ीसा चला जाता है। जौनपुर पर वापस हुमायूं का अधिकार हो जाता है।
और क्या करता है हुमायूं, जो सुल्तान जुनैद बरलास था उसको जौनपुर का प्रशासक बना देता है और हुमायूं जो है वापस आगरा लौट जाता है। तो ये देखिए, ये मैंने आपको, अब अगला जो युद्ध है 1539 में चौसा का युद्ध है, उसको भी हम लोग डिस्कस करते हैं, इसमें क्या हुआ था। तो अब मैं आपके साथ चौसा के युद्ध के बारे में डिस्कशन कर रहा हूं। तो हुमायूं क्या करते हैं, गंगा नदी को पार करते हैं और इसके उत्तरी तट पर चले जाते हैं। यहाँ पर चौसा का मैदान है। आप लोग ये सोच रहे होंगे चौसा कहाँ पर है, तो देखिए ये बिहार राज्य का मैंने यहाँ पर आपको मैप दिखाया और ये बक्सर की लोकेशन है। इस बक्सर में, ये बक्सर का मैंने बड़ा इमेज यहाँ पर लगाया, जो छोटी छोटी जगह है बक्सर में, वहां पर ही एक जगह हुआ करती जिसे चौसा कहते हैं। अगर हम भारत के इस मैप में इस चौसा को देखते हैं तो ये देखिए, ये बंगाल मैंने यहाँ दिखाया है, ये बिहार है और ये है चौसा। ये गंगा नदी जा रही है यहाँ पर। तो जैसा कि मैंने आपको बताया है कि हुमायूं जो है जब बंगाल से लौट रहा था तो वो क्या करता है, गंगा नदी को पार करता है और उसके उत्तरी तट पर चला जाता है। यहाँ पर चौसा का मैदान स्थित है। इस जगह पर चौसा का मैदान स्थित है। यहाँ जाने के बाद इनका जो है युद्ध होता है। शेर खां भी वहां पर अपनी सेना को लेकर के पहुंच जाता है। शेर खां ने यहाँ पर किस तरह की स्ट्रेटजी का इस्तेमाल किया, इस बात को भी आप लोग समझ लीजिए। शेर खां जो है बारिश होने की प्रतीक्षा करता रहा काफी लंबे समय तक। उसकी ये सोच थी कि जो मुगल सेना है वह गंगा नदी और कर्मनासा नदियों के बीच में है। चूंकि ये स्थान काफी नीचा था, जो मैदानी भाग था काफी नीचा था, तो ये जानता था कि अगर बारिश होगी, बाढ़ आएगी, तो ये जो मुगल सेना है यहाँ पर फंस जाएगी, बहुत सारी परेशानी आएगी और मुगल सेना जब भागेगी उस समय मैं इनके ऊपर आक्रमण कर दूंगा। तो करीब 3 महीने तक ये सेनाएं जो है एक दूसरे के सामने खड़ी रही, पड़ी रही, इनके साथ इन्होंने आपस में युद्ध नहीं किया। जैसे ही वर्षा शुरू होती है, मुगल सेना के सामने कई सारी परेशानियां आने लग जाती हैं। सैनिक जो है गंगा नदी में डूबने लग जाते हैं, भागने लग जाते हैं यहाँ वहाँ पर। और इसी समय का फायदा उठा करके 26 जून को सुबह प्रातःकाल अंधेरे में ही शेर खान जो है अचानक मुगल सेना पर आक्रमण कर देता है। मुगलों की सेना में बहुत भगदड़ मच जाती है, अफरा तफरी मच जाती है, भारी संख्या में ये मारे जाते हैं, बहुत सारे सैनिक भाग जाते हैं। तो इस तरह से हुमायूं भी जो है बहुत कठिनाई के साथ एक भिश्ती की मदद से, इसका नाम निजाम था, उसकी मदद से ये जो है गंगा नदी पार करता है और इसको दिल्ली ले जाता है और आधे दिन का इसको सुल्तान भी बना देता है। तो इस तरह से हमने देखा कि इस युद्ध के बाद जो है शेर खां खुद को जो है सुल्तान घोषित कर देता है और शेर शाह की उपाधि भी ग्रहण करता है। इसके पश्चात शेर खां के द्वारा जो है बंगाल पर भी अधिकार कर लिया जाता है और ये कन्नौज पहुंच जाता है और कन्नौज पर भी अधिकार कर लेता है। तो हमने क्या देखा, इस युद्ध के बाद वापस से में एक टर्निंग पॉइंट आने लग जाता है। खान जो है आप कह सकते हैं शक्तिशाली होने लग जाता है, उपाधि भी ले लेता है शेरशाह की, बंगाल पर भी अधिकार कर लेता है, कन्नौज पर भी अधिकार कर लेता है। अब अगला युद्ध जो मैंने आपको बताया था 1540 में कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध होता है, जो कि एक निर्णायक युद्ध होता है यहाँ पर हुमायूं के लिए। देखिए ये कन्नौज की लोकेशन है, ये इटावा यहाँ पर दिखा है, कानपुर के पास कानपुर देहात करके एक जगह है, ये कानपुर देहात है। तो ये कन्नौज की लोकेशन है। ये मैंने कन्नौज के किले की एक इमेज भी आपको दिखाई हुई है यहाँ पर। तो यहाँ वापस आप कह सकते हैं कि एक बार फिर से अफगानों की सेना और मुगलों की सेना जो है आमने सामने खड़ी हो जाती है। दोनों सेना 1.5 महीने तक एक दूसरे पर फिर से आक्रमण नहीं करते हैं। शेर खान की वापस से वही स्ट्रेटजी, बारिश का इंतजार करना। 15 मई को बहुत तेज बारिश होती है और जो मुगल खेमे थे इनमें पानी भर जाता है। मुगल अपनी सेना को लेकर के ऊंचे स्थान पर जाने की कोशिश करते हैं और जब ये लोग इस तरह की कोशिश कर रहे थे तो मुगल अफगानों के द्वारा मुगलों पर आक्रमण कर दिया जाता है। मुगल इनका डटकर मुकाबला करते हैं, लेकिन इनके पास जो तोपें थी, मुगलों के पास जो तोपें थी, वो इनका प्रयोग नहीं कर पाते
और शेर शाह जो है स्वयं जो मुगल युद्ध नीति थी उसका प्रयोग करता है और वह इसमें सफल हो जाता है। मुगल सेना हार जाती है, भाग खड़ी होती है। हुमायूं जो है उसके पास कोई विकल्प नहीं रहता है, पहले वह भाग करके लाहौर पहुंचता है, लेकिन शेर खां उसका पीछा करता है और फिर उसके बाद आगरा पहुंचता है, दिल्ली पहुंचता है। शेर खां जो है वहां जाकर के इन पर भी अधिकार कर लेता है। कुल मिलाकर के यहाँ से हुमायूं से अब सत्ता छिन जाती है। आगरा दिल्ली दोनों ही शेर खां के आधिपत्य में चले जाते हैं। अंत में हुमायूं के पास कोई ऑप्शन नहीं रह जाता है। हुमायूं भाग के सिंध चला जाता है, जहां उसका छोटा भाई हिंदाल पहले से ही मौजूद था। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 1540 से 1545 तक शेर शाह सूरी का शासन होता है, जैसे कि पहले हम लोग शेर खां बोला करते थे। 45 से 50 तक उसके जो उत्तराधिकारी थे वो लोग शासन करते हैं और 45 से 50 वापस से जो है आप कह सकते हैं कि 55 में वापस जो है हुमायूं अपनी शक्ति को संगठित करता है और एक बार पुनः जो है दिल्ली पर अपना आधिपत्य जमाने में सफल हो पाता है। तो आइए किस तरह से और कौन से युद्ध होते हैं जिनके बाद जो है हुमायूं वापस दिल्ली पर अपना आधिपत्य जमाने में सफल हो पाता है। इसमें हम लोग दो युद्ध पढ़ेंगे, मच्छीवाड़ा का युद्ध और सरहिंद का युद्ध। सबसे पहले हम देखते हैं मच्छीवाड़ा का युद्ध, जो कि 15 मई 1555 ईस्वी में हुआ था। यह युद्ध हुमायूं और अफगानों के बीच में ही हुआ था। इसमें अफगानों की तरफ से आप कह सकते हैं सुल्तान सिकंदर सूर के द्वारा जो है यहाँ युद्ध किया गया था और यहाँ जो सेनापति हमें देखने को मिलते हैं वो तातार खां और हैबात खां नाम के ये दो व्यक्ति थे। कहाँ पर युद्ध हुआ था? तो लुधियाना के पास ये मच्छीवाड़ा नाम की जगह है, यहाँ पर मच्छीवाड़ा का युद्ध हुआ था। इस युद्ध में जो है अफगान बुरी तरह से पराजित होते हैं और जैसे हम क्षेत्रों की बात करें, दिल्ली, हिसार, पंजाब, इन पर वापस से मुगलों का अधिकार हो जाता है। इसके पश्चात कुछ समय बाद ही, ये आप कह सकते हैं अगले महीने 22 जून को ही 1555 में एक और युद्ध होता है, जो कि सरहिंद के युद्ध के नाम से जाना जाता है। यह युद्ध हुमायूं और सिकंदर सूर के बीच में वापस होता है। इस युद्ध में जो है सिकंदर सूर वापस पराजित हो जाता है। सरहिंद के पास में ही यह युद्ध होता है और 20 जनवरी 1556 को हुमायूं जो है अपने पुस्तकालय लाइब्रेरी में सीढ़ियों पर थे, सीढ़ी गिर जाती है, गिर करके ये घायल हो जाते हैं और 24 जनवरी को लगभग 4 दिन के बाद इनकी मृत्यु हो जाती है। तो इनकी मृत्यु पर एक इतिहासकार हुआ करते थे, लेन पूल, उनका कहना था कि हुमायूं जो है जीवन भर लड़खड़ाता रहा, लड़खड़ाते लड़खड़ाते ही उसकी अंत में मृत्यु भी हो जाती है। तो दोस्तों, ये था आज का हमारा लेक्चर हुमायूं के ऊपर। कुछ और एक दो फैक्ट मैं आपको यहाँ बताना चाह रहा हूँ। आपने मीना बाजार जो है, दिल्ली में मीना बाजार लगता है, आज भी मीना बाजार वहाँ पर होता है। तो हुमायूं ने जो है दिल्ली में मीना बाजार की शुरुआत करवाई थी, जिसमें जो कर्मचारी होते थे उनकी पत्नियां जो हैं बाजार लगाया करती थी और राज परिवार के लोग वहाँ जाकर के सामान खरीदा करते थे। तो इस तरह से ये मीना बाजार का अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको हुमायूं याद रखना होगा। इसके अलावा हुमायूं एक ऐसा शासक हुआ जो 7 दिन में 7 रंग के कपड़े पहना करता था। तो दोस्तों, ये था मेरा आज का लेक्चर हुमायूं के ऊपर। अगला लेक्चर, अगला वीडियो हमारा शेर शाह सूरी के ऊपर होगा। तब तक के लिए आप हमारी सीरीज देखते रहिए। मैं विदा लेता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।